आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मौखरी वंश के संस्थापक का राजनीतिक इतिहास क्या था। तो मौखरी वंश के संस्था जो मौखरी वंश था उसका राजनीतिक इतिहास क्या था, तो चलिए देखते हैं। मौखरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता था? हरिवर्मा को। मौखरियों की गंगा यमुना के दोआब में शासन करने वाली शाखा ही इतिहास में सबसे अधिक है। इनकी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये कन्नौज में थी। प्रारंभिक मौखरी शासक किसके अधीनस्थ सामंत पदाधिकारी थे? गुप्त वंश के। कन्नौज के मौखरी वंश के प्रारंभिक ज्ञात शासक कौन थे? तो महाराज हरिवर्मा थे। हरिवर्मा का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आदित्य वर्मा बना था। आगे देखिए नेक्स्ट। असीरगढ़ के लेख में आदित्य वर्मा की माता का क्या नाम क्या मिलता है? तो भट्टारिका देवी जय स्वामिनी। आदित्य वर्मा के पश्चात मौखरी वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ईश्वर वर्मा हुआ था। मौखरी शासक ईश्वर वर्मा ने किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? धारा, मालवा, आंध्र और रैवतक। मौखरियों के सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो ईशान वर्मा था। मौखरी शासक ईशान वर्मा किसका पुत्र था? तो ईश्वर वर्मा का पुत्र था ये। किस मौखरी वंशीय शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी? तो ईशान वर्मा ने धारण करी थी। ईशान वर्मा के पश्चात मौखरी वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो सर्ववर्मा। मौखरी शासक सवर्मा ने मगध पर आक्रमण कर किसे पराजित किया तथा मगध पुनः मौखरी साम्राज्य में शामिल हुआ? तो दामोदर गुप्त को। मौखरी राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो सवर्मा था। सर्ववर्मा मौखरी वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। सवर्मा के पश्चात मौखरी वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अवंती वर्मा बना था। सर्ववर्मा को किस लेख में महाराजा धीराज कहा गया है? तो आशीरगढ़ राजमुद्रा लेख में थे। आगे देखिए, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि मौखरी शासक सवर्मा हूणों को पराजित किया था? तो आसफगढ़ आसफ अफसड़ अभिलेख से। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि मौखरी शासक सवर्मा सरवर्मा हूणों को पराजित किया था? तो अफसड़ अभिलेख से। मौखरी शासक अवंती वर्मा किस समकालीन राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? थानेश्वर के पुष्पभूति वंश के साथ में। अवंती वर्मा के पश्चात मौखरी वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो ग्रहवर्मा आसीन होता है। मौखरी शासक ग्रहवर्मा से संबंधित जानकारी किस साहित्य से मिलती है? तो इसे मिलती है हर्षचरित से मिलती है। मौखरी शासक ग्रहवर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ में। हर्षचरित में उल्लेखित मालवा का दुष्ट शासक किसे निर्दिष्ट किया गया है? देवगुप्त को। कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा कर दी गई। तो ग्रहवर्मा की हत्या के उपरांत उसकी पत्नी राजश्री को किसने कन्नौज कारागार में कैद रखा था? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने। ग्रहवर्मा की हत्या के उपरांत हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज में। ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद किस वंश की स्वाधीनता का अंत हो गया था? तो मौखरी वंश का। मौखरी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो ग्रहवर्मा को माना जाता है। बौद्धि भ्रष्ट को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो गौड़ नरेश संशाक था। वल्लभी के मैत्रक वंश देखते हैं। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भट्टारक के द्वारा। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक किस वंश के अधीनस्थ पदाधिकारी थे? तो गुप्त वंश के। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक के पुत्र धरसेन प्रथम के कौन सी उपाधियां धारण करी थी? सेनापति। मैत्रक वंश के प्रारंभिक शासक ध्रुवसेन प्रथम ने कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो परम भट्टारक पदानुध्यात की। मैत्रक वंश के शासक की राजधानियां कहाँ स्थित थी? तो वल्लभी गुजरात में। गुप्त वंश के पतन के बाद पश्चिमी भारत में किस सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ? तो वल्लभी के मैत्रक वंश का। किस मैत्रक वंशीय शासक के काल में प्रतिवर्ष विशाल बौद्ध धार्मिक समारोह का आयोजन होता था? तो शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य। आगे देखिए, कौन सा मैत्रक वंशीय शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय, जिसे बालादित्य कहा जाता है। मैत्रक वंशीय शासक ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य के पश्चात मैत्रक वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ?
तो धरसेन चतुर्थ। आगे देखते हैं। वंशी शासक ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर चक्रवर्ती जैसी सार्वभौमिक शासक की उपाधियां धारण करी थी। तो धरसेन चतुर्थ ने। इस मैत्रक वंशी शासक ने गुर्जर प्रदेश भडौच पर अधिकार कर लिया था। तो धरसेन चतुर्थ ने किया था। मैत्रक वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन था? तो शिलादित्य सप्तम। मैत्रक वंश का विनाश कैसे हुआ था? तो अरब आक्रमणियों द्वारा हुआ था। आक्रमणकारी जो अरब थे। मैत्रक वंशी शासक किस धर्म में आस्था रखते थे? तो बौद्ध धर्म में। मैत्रक और राजवंश के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख स्थल कौन सा था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय था। मैत्रक वंशी शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वल्लभी गुजरात था। इसके शासनकाल में अरबों ने वल्लभी पर आक्रमण कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो शिलादित्य पंचम ने कर दिया था। आगे देखते हैं। हूण शक्तियों का उत्थान एवं पतन। हूण जातियां मूलतः कहाँ की निवासी थे? तो मध्य एशिया के। हूणों की प्रमुख दो शाखाएं कौन सी थी? पश्चिमी शाखा एवं पूर्वी शाखा। हूण की किस शाखा ने भारत पर कई आक्रमण किए थे? तो पूर्वी शाखा ने किए थे। हूणों की पूर्वी शाखा ने किस भारतीय परिक्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया था? अक्सास नदी घाटी, अफगानिस्तान। हूणों की पूर्वी शाखा इतिहास के किस नाम से प्रसिद्ध है? तो एफ्थालाइट या श्वेत हूण। चीनी साहित्य में हूणों को किस नाम से संबोधित किया गया है? हूण नू। हूणों की पश्चिमी शाखा किस क्षेत्र में विध्वंसात्मक गतिविधियां अपनाई थी? तो रोम में। हूण का सर्वप्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त काल में सबसे पहला आक्रमण होता है इनका। भारत में हूण आक्रमण का द्वितीय नेता कौन था? तो कौन था? तोरमाड़ था। हूण भारत में हूणों की सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तोरमाड़ को माना जाता है। तोरमाड़ का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? महिरकुल था। किस भारतीय शासक ने हूण आक्रमणकारी महिरकुल को परास्त एवं बंदी बनाए जाने के उपरांत अपनी माता के कहने पर मुक्त कर दिया था? ये था गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य। हूण ने किस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया? तो गंधार प्रदेश में। हूण आक्रमणकारी महिरकुल किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। किस अभिलेख में मौखरी सेना ने हूण विजेता कहा गया है? तो अफसड़ लेख में। आगे देखते हैं। किस वर्धन वंशी शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने। हरचरित में हूण केसरी, हूण हरिण केसरी किस शासक को संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है प्रभाकर वर्धन को। राजपूत काल में हूणों का प्रथम उल्लेख किस शासक काल में मिलता है? तो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम। किस पाल वंशी शासक ने हूणों के दर्प को चूर्ण कर दिया था? पाल शासक देवपाल ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मुंज नामक शासक द्वारा हूण की पराजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कौथेम तथा अगोंटी लेख में। कौथेम तथा अगोंटी लेख में मिलता है मुंज नामक शासक द्वारा हूणों की पराजय का वर्णन। कलचुरी नरेश कर्ण द्वारा हूण की पराजय की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो भेड़ाघाट के लेख। हूण किस धर्म को अपनाकर भारतीय समाज और संस्कृति में समाहित हो गए? तो हिंदू धर्म और संस्कृति। भारतीय राजपूतों की उत्पत्ति हूण से हुई, यह किस विद्वान ने सिद्ध करने का प्रयास किया? तो किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। आगे देखते हैं। हूण द्वारा जारी सिक्कों को भारतीय परंपरा में क्या कहा गया है? तो गौधेया या गधिया। हूणों के आक्रमण से मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो जाने के बाद भारतीय व्यापारी किस दिशा की ओर उन्मुख हुए? तो दक्षिण पूर्व एशिया की ओर। हूणों का प्रभाव क्षेत्र अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में किस प्रकार की मुद्राएं जारी की गई थी? तो ससेनियन मुद्रा ताम और रजत थी। उन्होंने किस भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया था? तो संस्कृत को अपनाया था। किसने हूण आक्रमणकारी महिरकुल को पंच भारत का स्वामी और सकल सियालकोट को उसकी राजधानी बताया? तो चीनी यात्री ह्वेंसांग ने। किस भारतीय ग्रंथ में महिरकुल को विनाश का देवता और शैतान का अवतार बताया गया है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में। आगे देखिए। श्रीनगर में महेश्वर शिव मंदिर का निर्माण और महिरपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो महिरकुल के द्वारा करवाई गई थी। आगे देखिए। किस धार्मिक ग्रंथ में महिरकुल को दुष्टों
में प्रथम कहा गया है तो जैन स्रोतों में। गुप्तोत्तर काल में मालवा के समीपवर्ती क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? हूण मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। ईसा की तीसरी सदी में हूण आक्रमण से किस यूरोपीय साम्राज्य का पतन हो गया था? तो रोमन साम्राज्य का। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश विचलित हुआ था। आगे देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश।